नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर, क्योंकि रात के बज चुके हैं 9 और टक्कर में रात को 9 बजे आपका अभिनंदन है। और आज ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में गहन चर्चा का दिन है और इस बड़ी मैराथन चर्चा पे मैं बड़ी चर्चा लेकर आया हूं, बड़ी बहस लेकर आया हूं टक्कर में। जब ये कल आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई, राइफल की नाली और निकले हुए खोखो का भी मिलान हो गया, तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। अपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। राष्ट्रपति ट्रंप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 29 बार ये बात दोहरा चुके हैं। अब मेरे भाषण खत्म होने तक 30 हो जाएगा। कल विपक्ष ने संसद में चुन चुन कर सवाल उठाए, लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला और विपक्ष का पूरा नैरेटिव ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब ये सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर? भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। ये सारी आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है और पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी की भूल है। पार्टीशन स्वीकार न करते पाकिस्तान कभी न होता। बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदंबरम आ गए, जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का प्रयास किया। क्या कहना चाहते हैं चिदंबरम साहब? किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? पाकिस्तान को बचाने का इनका ये षड्यंत्र आज 130 करोड़ लोग जान रहे हैं। बच नहीं पाओगे आप लोग, बच नहीं पाओगे। लेकिन विपक्ष की तरफ से भी सवालों का सिलसिला जारी रहा। अध्यक्ष महोदय ये पूछ रहे हैं कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं? आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और ये जो पहलगांव की घटना हमारे इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से है, आखिरकार वो जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्री जी ने इस बात पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं था। वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे हैं। क्यों दिया शरण? कल कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर एक तमाशा है। मुझे उन लोगों को यहाँ पर कहना है कि जब 2008 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, तब इनके मुख्यमंत्री एक बॉलीवुड के डायरेक्टर को लेकर जाकर ताज में उनको लेके जाने का काम इनके ही मुख्यमंत्री ने किया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या संसद में खुली चर्चा के बाद विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाना बंद करेगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ऑपरेशन सिंदूर, विपक्ष के आरोप चूर चूर। गौरव भाटिया मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सीनियर वक्ता भी हैं, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के कर्नल दानवीर सिंह हैं मेरे साथ इस चर्चा के अंदर। मेरे साथ ऋतुराज झा प्रवक्ता और फॉर्मर एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं, शुभ्रांश राय हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका भी स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। गौरव भाटिया, कुल मिलाकर विपक्ष का जोर इतना है कि कितने जहाज गिरे, कूटनीतिक फेल हुई और इसके इर्द गिर्द की पूरी कहानी है। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम लोग। हमें पता चल गया है किस तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना को खुली छूट दी जाती है। सेना अपना काम करती है, 9 टेररिस्ट लॉन्च पैड ध्वस्त करती है, 11 एयरबेसेस ध्वस्त करती है, 100 आतंकी ढेर होते हैं और उसके बाद 40 पाकिस्तानी जवान ढेर होते हैं। अब मैं आता हूं दूसरे भाग में। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, एक पूर्व
होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम, वित्त मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता कहते हैं कैसे पता आतंकी पाकिस्तान से आए। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, नकली गांधी परिवार की बैठक होती है और चाहे पुलवामा में सुरजेवाला ने कहा हो होम ग्रोन टेररिज्म, भारत का आतंकवाद, पाकिस्तान को क्लीन चिट, चाहे पी चिदम्बरम ने आज मजबूरी में कहा है या उनसे कहलवाया गया है, लेकिन ये शर्मसार करता है हर भारतीय को। और दुख की बात यह है अमित जी, एक ट्रेंड है कांग्रेस का, गद्दारी का। क्या ट्रेंड है आप याद करिए, जब पहलगांव आतंकी हमला हुआ, प्रधानमंत्री जी जी गौरव 1 मिनट सर तन से जुदा। मैं बात पूरी कर लेता जी। आपका ना ऑडियो में भी एक परेशानी आ रही है, हॉलो ऑडियो आ रहा है, माइक शायद आपने नहीं लगाया हुआ, माइक को लगाइए। मैं शुभ्रांश राय की प्रतिक्रिया लेता हूं। शुभ्रांश राय, आपकी प्रतिक्रिया जो गौरव भाटिया ने जो बोला उस पर आपकी राय, और सेकेंडली चिदम्बरम साहब को बहस से ऐन पहले ये बयान देने की आवश्यकता क्या थी जिसमें पाकिस्तान को वो क्लीन चिट दे रहे हैं, बाद में वो सफाई पेश कर रहे हैं। अमीश भाई, भारतीय जनता पार्टी की एक दिक्कत है सत्ता में बैठे हुए लोगों की कि हमेशा वो दलगत राजनीति करते हैं, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा हो। मुझे नहीं लगता कि सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दलगत राजनीति करनी चाहिए। लेकिन एक मजेदार बात है, मैं अमित शाह जी की बात का जवाब आपको दूंगा अमीश भाई। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबका साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी जी की नीति थी और मैं उसका स्वागत करता हूं। शायद यही कारण है कि मोदी राज में एक कुत्ता कुमार को सरकारी आवास मिल रहा है और दलित आदिवासी बच्चों के स्कूल गिर जा रहे हैं, उनमें 7-7, 8-8 बच्चों की मौत हो जा रही है। और मंत्री जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास स्कूलों के निर्माण के लिए पैसा नहीं है, मरम्मत हम नहीं करा सकते सारी स्कूलों, ये दुख की बात है। अब आपका सवाल है, हम पहले आते हैं रक्षा मंत्री जी के। रक्षा मंत्री कह रहे हैं, खूब आराम से उन्होंने प्यार से कहा कि हमारा उद्देश्य पीओके लेना नहीं था। 10 मई की सुबह जब पाकिस्तान की गर्दन भारत की सेना के मजबूत हाथों में थी, भारत की सेना मां भारती के लाल पाकिस्तान की गर्दन कभी भी तोड़ सकते थे, तब आपने बयान दिया कि वो हमारे पास रोक दीजिए महाराज, डीजीएमओ लेवल पर कॉल आया, रोक दीजिए महाराज। ठीक है, 1 मिनट हुआ, 1 मिनट 40 सेकंड हुए। तो इस बात को आखिर राजनाथ सिंह ने उस समय क्यों नहीं कहा? क्यों इस बात को गौरव भाटिया गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं अगले 20 साल तक विपक्ष में बैठेगी कांग्रेस पार्टी, यही इनका आचरण रहा। आप कह रहे हैं गद्दारी कांग्रेस में है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि हमसे बड़ा देशभक्त कौन है? देखिए, अब मैं आपको कुछ तथ्य देने जा रहा हूं। माइक को ठीक करिए गौरव बाबा। जैसा अमित शाह जी ने कहा, हाँ, मेरा ऑडियो आप कैमरामैन से कह दीजिए, मैं 2 बार कह चुका हूं जी। ऑडियो आ रहा है मेरा? आ रहा है ऑडियो, लेकिन हॉलो आ रहा है। आपने माइक शायद लगाया नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। माइक को प्लग इन करिए आप। हाँ जी, अब मैं अगले राउंड में माइक कह दूंगा, लगा ले, आप कैमरामैन से कह दीजिएगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, अमित शाह जी ने जो बात कहा है, 20 साल तक ये गद्दार कांग्रेस क्यों नहीं सत्ता में आएगी, मैं बताता हूं। उसकी पहली वजह आप याद करिए, ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत भी नहीं हुई थी और पहलगांव हमले के बाद प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा किया, गद्दारी नंबर 1। उसके बाद अजय राय जो इनके हैं अध्यक्ष यूपी के, ये देखिए राफेल को खिलौना बता रहे थे, वही राफेल जिसपे कांग्रेसी दलाली कर रही थी और मोदी जी लेके आए। तीसरी बात, देश के प्रधानमंत्री को राहुल गांधी जी ने सरेंडर मोदी कह दिया। तो आज सवाल ये पूछा नहीं जाएगा, पाकिस्तान से करोगे इलू इलू और भारत के प्रधानमंत्री को कहोगे सरेंडर मोदी, ये देश की जनता सुनेगी क्या? अरे सुपड़ा साफ कर देगी। ये सारे गद्दार हैं और सबसे बड़े गद्दार राहुल गांधी हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी का भी अपमान किया और सेना का भी अपमान किया। मैं पूछना चाहता हूं पुनः, पी चिदम्बरम पे क्या कार्रवाई हुई? राहुल गांधी पे क्या कार्रवाई हुई? नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान में हीरो हैं और भारत के अंदर जीरो हैं। भारत की जनता इनसे नफरत करती है। जब जब हमारी सेना अदम्य साहस का परिचय देती है तो इनको मिर्ची लगती है। अमीश भाई, अमीश जी, मुझे ऑब्जेक्शन है, इन्होंने कई बार गद्दार शब्द यूज किया है। जब मेरी बारी आएगी तो प्लीज फेडर डाउन मत करिएगा। अगर ये इन्होंने शब्दों की मर्यादा को तोड़ा है तो इसका जवाब इनको इन्हीं की संसदीय और लोक संसद में भाषण में दिया शब्द बताओ।
देश के प्रधानमंत्री को कोई सरेंडर बात नहीं बोलना गौरव, ठीक आप है? अपने अपनी बात बताओ पूरी करिए जरा। और फिर सुनिएगा आराम से। कोई बात नहीं गौरव, नहीं, अपने आप अब अपनी बात करो, फिर राहुल ध्यान से गांधी ने सुनना। सरेंडर मोदी बोला कैसे? ध्यान से सुनना उन्ना मत करो। यहाँ पे राहुल गांधी से कहना चमचा होगा तुम्हारा, सुनना उससे करना। आदर से बात करोगे तो आदर से बात करेंगे, तुम्हारे कोई यार नहीं है यहाँ पे। राहुल गांधी ने कैसे बोला सरेंडर मोदी हमारे पहले देश तो के जो प्रधानमंत्री गौरव को? भाटिया गौरव भाटिया जो आपके भाटिया शब्दों की बोलोगे मर्यादा तो थी वो शुभराज दिख गई बोलूंगा। है, ठीक है। शुभराज। अब आपके संस्कार अगर क्या है वो दिख मर्यादा गए की बात हैं। करोगे अब रही बात शुभराज ये, बोलूंगा। सुनो शुभराज। मेरी बात, अब जो गद्दार जो गांधी जितनी का आप छुपा पढ़ कर आए हो, गांधी बताओ जरा आप कुछ भी शुभराज। बोलो, आप कुछ भी सरेंडर बोलो, मोदी लेकिन कैसे सवाल ये है बोला? कि मर्यादा का इस्तेमाल करो। ये आप देखो, मर्यादा की गद्दारी। ठीक है, आप प्लीज 2 बोलो। करोड़ रुपए की रिश्वत ली, 2 करोड़ की रिश्वत। ये है गद्दार राहुल गांधी, नकली गांधी कहीं का, नकली गांधी। हमारे देश के प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी बोलेगा तो मैं बताऊंगा ये गद्दार ठीक है, कुछ शुभ्रांश राय कुछ बोले जाने। गौरव माय हम्बल सबमिशन। गौरव जी एक सेकंड, शुभ्रांश कुछ कहना चाह रहे हैं, लेट हिम मेक हिज पॉइंट, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। आप तब तक माइक प्लग इन करिए, मेरा निवेदन है आपसे। आप माइक प्लग इन करिए, एक सेकंड शुभ्रांश राय, यू मेक योर पॉइंट 40 सेकंड, माइक प्लग इन करिए गौरव आप तब तक। अमीश जी, मैं गौरव की बात को रिएक्ट कर रहा हूं। इन्होंने कहा कांग्रेस दलाली कर रही थी रफेल में, तब रफेल 500 करोड़ रुपए का था। नरेंद्र मोदी सरकार देश के लिए ले आई तो 1500 करोड़ का हो गया। अब देश को फैसला करने दिए कि कांग्रेस रफेल का असली सच क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मुझे बार बार ऑब्जेक्शन है जो इन्होंने कहा अगर मैं गद्दारी के इतिहास की चर्चा करने जाऊं तो गद्दारी का इतिहास 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से शुरू हो रहा था, जब बीजेपी के पूर्वज संघ जो था वो अंग्रेजों के लिए भर्ती कर रहा था। इन इतिहास की चर्चा आपको गौरव भाटिया पढ़ कर आकर करनी चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हम बार बार आपको कह रहे हैं कि आपने कहा क्या है। आज रक्षा मंत्री जी ने सदन के अंदर कहा कि पीओके लेना हमारा मकसद नहीं था। तो अगर पीओके लेने आपका मकसद नहीं था तो 11 साल से शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई पे चर्चा हो सकती थी ना। आपने देश का समय बर्बाद किया झूठा राष्ट्रवाद फैलाने में कि पीओके लाएंगे। आपने पीओके के नाम पे चुनाव जीता। आज जब पीओके के लेने की बारी आई, आज पीओके के टुकड़े करने की बारी आई, तो आप कह रहे हो पीओके लेना हमारा मकसद नहीं था, और फिर आप कहते हो कि हम सवाल ना खड़ा करें। आप वरिष्ठ हो तो वरिष्ठता की मर्यादा आपको रखनी होती है, आप तो रख नहीं रहे हो। और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अभिष जी, जो बड़े साफ शब्दों में आपको दोहराना चाहता हूं, गृह मंत्री जी ने क्या कहा, हमारा उस पर कंसर्न नहीं है। जो सत्ता में होता है उसके बड़े बोलेपन होते हैं, लेकिन रक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि सत्ता कुछ भी परमानेंट नहीं है। गौरव भाटिया, देन आई विल गो टू विवेक। हम सब ये पूछते रहे हैं, अभी कहा जा रहा है पीओके वापस कब आएगा। आज ये पूछा तो जाता है कि वापस कब आएगा, और देश को ये विश्वास है मोदी जी पे, वीर सेना पे, कि अगर पीओके जल्दी वापस आएगा तो वो मोदी जी के नेतृत्व में आएगा। लेकिन पीओके दिया किसने? चाचा नेहरू ने। एक्साइज चिन्ह दिया किसने? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, चाचा नेहरू ने। और उसके बाद यहां आके प्रश्न पूछते फर्क क्या आया? अमीर भाई, इन्होंने अभी कहा कि बड़प्पन का परिचय दे। बड़प्पन का परिचय देके 3 तथ्य बताता हूं। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी हमारे जवानों के पास, और सोनिया माता जी और राहुल गांधी वीवीआईपी चॉपर खरीद रहे थे। फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, 10 दिन का गोला बारूद बचा था केवल सेना के पास जब यूपीए की सरकार थी, 10 दिन का। और फैक्ट नंबर 3, 10 साल तक एक रफेल नहीं ला पाए कमीशन खोर भ्रष्टाचारी, और मोदी जी ने ला के दिखाया है, और हमने देखा कैसे भारत की सेना मजबूत। ओके, यू मेड योर पॉइंट। फैक्ट है, गलत हो तो जी बताइए। जी, शुभ्रांश, आपने रफेल के मुद्दे पे बोला, आपने बोला जनता को जवाब देना है। जनता ने तो 2019 में जवाब दिया, आपने चौकीदार चोर है बोला, रफेल को गलत बोला, सुप्रीम कोर्ट से भी जवाब आया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी, और बल्कि कांग्रेस को उससे नुकसान ही हुआ। और साथ ही साथ जनता की कोर्ट ने भी जवाब दिया। कांग्रेस वो चुनाव बुरी तरह से हारी, राहुल गांधी उस दौर में अपना चुनाव स्वयं हार गए थे। क्या आपको लगता नहीं है कि उस रफेल पे तो जवाब मिल चुका है? सेकेंडली, क्या आपको लगता है चिदम्बरम ने बैकफुट पे डाला है चर्चा शुरू होने से पहले ही कांग्रेस को, जब वो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं? अब बीजेपी ये कह रही है ये सब कुछ गांधी के इशारे पे हो रहा है। अभी गौरव ने भी इस बात को रिपीट करा, सुबह संबित पात्रा ने भी बोला। अमीश जी, बीजेपी एमपी अमीश जी कहते हैं कि सत्य जब तक जूता पहनता है ना, झूठ पूरी दुनिया के 4 चक्कर लगा कर आ जाता है। अब आप ही बता दीजिए कि 500 करोड़ का रफेल घोटाला था या 1500 करोड़ का रफेल जो है वो साहसिक और न्यायिक काम है।
और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये हम नहीं कह रहे थे, 15 बार मोदी जी के प्रिय मित्र, वैसे तो मोदी जी मन की बात करते हैं, एक बार मन की बात में ही कह देते कि ट्रंप तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हमने तो तुम्हारे लिए चुनाव प्रचार भी किया, फिर तुम कौन होते हो हमारे मामले में 15 बार ट्वीट करने वाले और बिना बात के बोलने वाले। सवाल है कि अगर आपका कोई मित्र आपके विषय में चर्चा करेगा तो दोस्त हम तो पूछेंगे ही पूछेंगे। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने जिक्र किया वीवीआईपी चॉपर। वीवीआईपी चॉपर वही था क्या जो 15,000 करोड़ का पुष्पक विमान या 10,000 करोड़ का पुष्पक विमान खरीदा गया है, जिससे नरेंद्र मोदी जी विदेश की यात्रा करके कभी कभी भारत में आते हैं। भारत में आने के बाद वो पहलगाम तो नहीं जा पाते, लेकिन उस बिहार में चुनाव प्रचार करने चले जाते हैं, जहां एक कुत्ता कुमार को तो सरकारी आवास मिलता है, लेकिन उस प्रदेश के लोगों का जिनको चुनाव देना है, जिनको वोट देना है, कर्नल दानवीर, आपने भी इस डिस्कशन को सुना? जी कर्नल दानवीर, लेट कर्नल दानवीर कम इन। कर्नल दानवीर, देखिए, मैं इसको एनालिसिस इस तरीके से करूंगा, देश का नागरिक, देश का भूतपूर्व सैनिक और देश की सुरक्षा से जोड़कर इस पूरे डिबेट का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। क्या ये जानना जरूरी है भारत का नुकसान कितना हुआ? जी हाँ, मैं वही बता रहा हूं आपको कि जिस तरीके से आपने बड़े बड़े शीर्ष के पुराने जो शीर्ष के नेता रहे हैं, जो होम मिनिस्टर भी रहे हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और जो क्लीन चिट दे रहे हैं पाकिस्तानी टेररिस्ट को और कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर नैरेटिव को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मेरे को एज अ कॉमन सिटीजन, एज एन एक्स सोल्जर, मेरे को यह सवाल पैदा होता है कि क्या भारत की रक्षा सुरक्षा ऐसे नेताओं के हाथ में सही रहेगी? हो सकता है आगे आने वाले समय में चुनाव जीत कर आए, तो क्या रहेगा, क्या हमारा दायित्व है? और मेरे जैसा आदमी जो ओपिनियन मेकर है वो ये कहता है कि ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये इनकी अंदर का जो अंदर की जो बातें हैं वो बाहर निकल के आ रही हैं, बौखलाहट में ही सही, लेकिन बौखलाहट में कभी आप अपने माँ बाप को गाली नहीं देते। तो ये लोग वो उस तरीके के काम कर रहे हैं, तो दैट मींस कहीं ना कहीं इनके अंदर जो भरा हुआ है वो चिदंबरम की स्टेटमेंट बहुत बैड टेस्ट में है और देश हित में नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अमीश कि ये लोग जब सरकार में आएंगे, अगर आएंगे, अमित शाह ने तो बोला 20 साल तक कोई चांस नहीं। मैं कह रहा हूं कि भाई डेमोक्रेसी है, यू नेवर नो, ऑब्वियसली, लेकिन बात सोच की है। मैं बात यहां पर सोच की कर रहा हूं कि ये वाले सोच के आपको लोग, सोच क्या लगती है, कांग्रेस की सोच क्या लगती है? देखिए, जो ये वही लोग हैं, जब इन्होंने हिंदू टेररिज्म और इन्होंने वो किताबें निकाली थी कि मुंबई के अंदर जो हमला हुआ उसके अंदर आरएसएस का रोल था। आपने पूरा प्रयास किया है नैरेटिव को बदलने का, पाकिस्तान को शील्ड करने का और पूरे नैरेटिव को ये बताने का कि सब कुछ होम ग्रोन है, हम ही आपस में ये काम कर रहे हैं, आप तो पाक साफ हैं। तो अगर इस तरीके की मंशा आप रखते हैं, सोच रखते हैं, तो देश की रक्षा सुरक्षा के लिए बहुत खराब है। ये चिदंबरम साहब ने क्लीन चिट क्यों दी है पाकिस्तान को? कभी 26/11 पे आप आरएसएस पे जिम्मेदारी डाल देते हैं। एक मिनट, यहाँ पे सर 70 साल तक यहाँ पे सेकुलर पार्टियों का राज रहा, तो ये देश टूटा क्या? यहाँ बैठ के कर्नल दानवीर से पूछे, इन्होंने जब नौकरियां करी थी तो क्या यूपीए के नौकरी नहीं होती फौज की? तब देश तोड़ दिया हमने। नहीं, जब होम मिनिस्टर थे तो देश तोड़ दिया। चिदंबरम देश सेवा होती है। मैं श्रीवास्तव जी, मैं यही कह रहा हूं, करने दीजिए मुझे, मैं यही बता रहा हूं। अरे मैं बीच में बोलना जरूरी है ना, जो लोग बोल रहे हैं सुनना पड़ेगा भाई। एक सैनिक बोल रहा है, आपको सुनना पड़ेगा। नौकरियां करी, जब नौकरियां करी तब बिल्कुल आस्था थी, लेकिन अब वो आस्था टूट रही है। अब हमें ये लग रहा है कि हे भगवान, ये कौन लोग बैठे थे? ये तो गद्दार लोग थे और ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही, इनको एक बार भी शर्म नहीं आ रही कि ये शीशे को कैसे देखेंगे, अपने चेहरे को कैसे पहचानेंगे कि इस देश के अंदर ये सीक्रेट फाइल्स की जिम्मेवारी रखते थे, ये देश के होम मिनिस्टर थे, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, और आज उस दुश्मन मुल्क को क्लीन चिट दे रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, कितने दुख और शर्म की बात है। और आप बताइए, आप सेना की नौकरी होती है, आप बताइए, आप लेफ्टिस्ट हैं, आप वो लोग हैं जिन्होंने देश के सैनिकों के खून देने के लिए आपने विरोध किया था। He said at 1:35 we called Pakistan. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. The DGMO of India was told by the government of India
to ask for a ceasefire at 1:35 at night itself, on the night of Operation Sindoor. You told the Pakistanis exactly what you would do. You told them that we will not hit military targets. You told them we do not want escalation. Speaker sir, you imagine, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी जाके दूसरे को घूंसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूंसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमने, डिफेंस मिनिस्टर यहां हाउस में कह रहे कि हमने पाकिस्तान से जाके कहा कि हमने आपको एक झापड़ मारा है, मगर हम आपको और झापड़ नहीं मारेंगे। He also said that he told the Pakistanis that we are not going to hit any of your military infrastructure. Now this is a very interesting fact, because, and I want you to listen carefully to this, I said freedom of maneuver, meaning freedom to the Air Force. Now listen to this quote very carefully. Captain Shiv Kumar, Defense Attaché Indonesia, he says, I may not agree with him that India lost so many aircraft, but I do agree that we did lose some aircraft. And that happened only because, of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment and their air defense. Meaning you went into Pakistan, you attacked Pakistan, and you told our pilots, do not attack their air defense system. Donald Trump has said 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दें। सारे के सारे देशों ने टेररिज्म को कंडेम किया है, एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया है। Not a single country has condemned Pakistan. Everybody has condemned terrorism. What does it mean? That the world is equating us with Pakistan. Earlier, when the UPA government was there, it was very clear Pakistan is promoting terrorism. And they used to condemn Pakistan for promoting terrorism. Now, not a single country has condemned. New normal is the chief architect of Pahalgam is having lunch with the President of the United States. New normal. Now there's another new normal. Fantastic idea. I don't know whose it was. At the end of the operation, by the way, the operation is still going on. They have declared victory, but it's still going on. Right? At the end of the exercise, they say,
The government of India says any act of terror is an act of war. Now, do you understand what this statement is saying? What this statement is saying is that any terrorist now who wants to make India fight a war has just got to do one attack in India. मतलब आपने पूरी की पूरी पावर आतंकवादियों को उठा के दे दी कि भैया आपको युद्ध चाहिए ना, आप एक अटैक कर दो, युद्ध हो जाएगा. It's craziness. You have taken the entire idea of deterrence and turned it upside down. Right? So today, no, one second, you're laughing. Tell me something. The next terror attack that happens, what will you do? ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए. और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था. पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था. इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है. अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था. और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए. बाद में एनआईए की जांच पर आता हूं. एनआईए ने पहले से ही इनको, जिन्होंने आसरा लिया था, वो लोगों को गिरफ्तार कर रखा था. उनको खाना पहुंचाने वाले लोगों को अपने कब्जे में रखा था. तो जब आतंकवादियों के शव श्रीनगर आए, इनसे पहचान कराई गई. 4 लोगों ने पहचान लिया, यही 3 लोग थे जिन्होंने पहलगांव में आतंकी घटना को. मगर हमने इस पर भी भरोसा नहीं किया मान्यवर, कोई जल्दबाजी नहीं की. हमने जो आतंकी घटना स्थान से कारतूस मिले थे, वो कारतूस का एफएसएल रिपोर्ट पहले से करा कर रखा था और चंडीगढ़ सेंट्रल एफएसएल के अंदर बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर उनका रिपोर्ट तैयार था. जब ये कल आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई. एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल थी. जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे. मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना. ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए. 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया. तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए. और मान्यवर, आज मैं सदन को बताते हुए बहुत खुश हूं. मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को, जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था, उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था. सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया. और मान्यवर ये लोग कल सवाल उठा रहे थे कि इतनी अच्छी पोजीशन में थे, आपने युद्ध क्यों नहीं किया? युद्ध के कई परिणाम होते हैं मान्यवर, करना न करना वो सोचकर करना पड़ता है. मगर मैं इसी देश के इतिहास से कुछ घटनाएं बताना चाहता हूं. 1948 में मान्यवर
कश्मीर में हमारी सेनाएं निर्णायक बढ़त पर थी, सरदार पटेल ना बोलते रहे, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। और मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। मान्यवर, 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, घोषणा न करते दरवाजे बंद कर दिए थे। मान्यवर, 1960 में सिंधु जल पर भौगोलिक व रणनीतिक रूप से हम बड़े मजबूत थे और उन्होंने सिंधु समझौता क्या किया, 80% भारत का पानी पाकिस्तान को दे दिया। और ये हमें सिखा रहे, ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना नहीं किया, ठिकाना नहीं किया। अरे भाई, आप तो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हो कि पाकिस्तान ने हमला ही नहीं किया है। क्या अधिकार है आपको पूछने का? कोई अधिकार नहीं है। साहब देखिए क्या होता है। मैंने कहा पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हो, तो कनी मोदी जी कह रही है कि हम नहीं दे रहे हैं। कनी मोदी जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कनी मोदी को बताना चाहता हूं, माननीय सदस्य जी को, कि वो कह रही है हमने नहीं दिया, मगर जिसके साथ बैठते हो उसका दोस्त तो आपके सर पर आएगा ना। चिदम्बरम जी कर रहे हैं, आपके राज्य से है, कांग्रेस के प्रमुख नेता है। देश के पूर्व गृह मंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने आतंकवादी नहीं भेजे थे। क्या क्लीन चिट देना चाहते? किसी को अधिकार नहीं है साहब यहां आतंकवाद पर बोलने का, किसी को अधिकार नहीं। मैं अभी भी एक बात इस महान सदन के माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, जो मेरी मान्यता है। ये सारी आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है और पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी की भूल है। पार्टीशन स्वीकार न करते पाकिस्तान कभी न होता। इन्होंने पार्टीशन को स्वीकार कर देश को तोड़ा है। मान्यवर, कल विदेश मंत्री जी बता रहे थे शर्म अल शेख सम्मेलन का बलूचिस्तान ब्लंडर, जिसने पाकिस्तान को हमारे साथ चर्चा करने के लिए इक्वल फुटिंग पर ला दिया। कि इन्होंने 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए, 1000 के करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? क्या किया आपने? जवाब दीजिए, क्या किया? और मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, इन्होंने इस आतंकवादी हमलों के खिलाफ उनकी सरकार ने जो कदम उठाए, यहां खड़े रहकर हिम्मत से बताया देश की जनता को। कुछ नहीं किया मान्यवर। ये यहां से आतंकवादियों की फोटो पाकिस्तान भेजते रहे, डोजियर भेजते रहे। और मान्यवर ये कहते हैं कि आपके समय में भी हमले हुए। मैं उनको अंतर समझाना चाहता हूं, वो देख नहीं पा रहे। मान्यवर, हमारे समय में जो भी आतंकवादी घटना हुई, पाक प्रेरित और कश्मीर सेंट्रिक हुई। देश के हिस्से में 2014 से 2025 तक एक भी घटना नहीं हुई है मान्यवर। ये नरेंद्र मोदी सरकार है मान्यवर। और कश्मीर में भी आज स्थिति ऐसी हुई है, उनको पाकिस्तान से आतंकवादी भेजने पड़ते हैं। कश्मीर में आतंकवादी अब हमारे नहीं बनते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारा लक्ष्य तय था
और हमारा लक्ष्य था कि आतंक के जो एपी सेंटर है और पहलगाम के आतंकियों को जहां से पुरजोश योजना बनी, ट्रेनिंग मिली, व्यवस्था मिली, उस पर हमला करेंगे। हमने उनके नाभि पर हमला कर दिया। जहां पहलगाम के आतंकियों का रिक्रूटमेंट हुआ, ट्रेनिंग होती थी, फंडिंग होता था, उन्हें टेक्निकल सपोर्ट मिलता था, शस्त्र सरंजाम मिलता था, उस जगह को आइडेंटिफाई किया और हमने सटीक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों की नाभि पे प्रहार कर दिया। और आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बार भी हमारी सेना ने 100% लक्ष्यों को हासिल करके देश के सामर्थ्य का परिचय दिया। पाकिस्तान में समझदारी होती तो आतंकियों के साथ खुलेआम खड़े रहने की गलती न करता। उसने निर्लज्ज होकर के आतंकवादियों के साथ खड़े रहने का फैसला किया। हम पूरी तरह तैयार थे, हम भी मौके की तलाश में थे, लेकिन हमने दुनिया को बताया था कि हमारा लक्ष्य आतंकवाद है, आतंकवादी आता है, आतंकवादी ठिकाने हैं। वो हमने पूरा कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तान ने आतंकियों की मदद में आने का फैसला किया और मैदान में उतरने की हरकत की, तो भारत की सेना ने सालों तक याद रह जाए ऐसा करारा जवाब दे करके 9 मई की मध्य रात्रि और 10 मई की एक प्रकार से सुबह हमारी मिसाइलें उन्होंने पाकिस्तान के हर कोने में प्रचंड प्रहार किया, जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना नहीं की थी और पाकिस्तान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। और आपने टीवी में भी देखा है, वहां से क्या बयान आते थे। पाकिस्तान के लोग, अरे मैं तो स्विमिंग पूल में नहा रहा था, कोई कह रहा था मैं तो दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था। हम कुछ सोचे पहले तो भारत ने तो हमला कर दिया। ये पाकिस्तान के लोगों के बयान है और देश ने देखे हैं। स्विमिंग पूल में नहा रहा था। और जब इतना कड़ा प्रहार हुआ, पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था, तब जाकर के पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। और भारत ने तो पहले दिन ही कह दिया था, 7 तारीख सुबह की प्रेस देख लीजिए, कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। और आप धीरे ऐसे कैसे चलता है? प्लीज
दोबारा कह रहा हूं, ये भारत की स्पष्ट नीति थी, सुविचारित नीति थी, सेना के साथ मिलकर के तय की हुई नीति थी, और वे ये थी कि हम आतंक, उनके आका, उनके ठिकाने, ये हमारा लक्ष्य है। हम भी मौके की तलाश में थे, लेकिन हमने दुनिया को बताया था कि हमारा लक्ष्य आतंकवाद है, आतंकवादी आका है, आतंकवादी ठिकाने हैं। वो हमने पूरा कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तान ने आतंकियों की मदद में आने का फैसला किया और मैदान में उतरने की हरकत की, तो भारत की सेना ने सालों तक याद रह जाए ऐसा करारा जवाब दे करके 9 मई की मध्य रात्रि और 10 मई की एक प्रकार से सुबह हमारी मिसाइलें उन्होंने पाकिस्तान के हर कोने में प्रचंड प्रहार किया, जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना नहीं की थी, और पाकिस्तान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। आज टेक्नोलॉजी आधारित युद्ध का युग है। ऑपरेशन सिंदूर इस महारत में भी सफल सिद्ध हुआ है। अगर पिछले 10 साल में जो हमने तैयारियां की है वो न की होती तो इस तकनीक के युग में हमारा कितना नुकसान हो सकता था, इसका हम अंदाज लगा सकते हैं। दुनिया का समर्थन तो मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद 3-4 दिन में ही ये उछल रहे थे और कहना शुरू कर दिया, कहां गई 56 इंच की छाती, कहां खो गया मोदी। उनकी ये बयानबाजी, इनका छिछोरापन देश के सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहा था। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को हमने झूठा साबित कर दिया। भारत ने सिद्ध कर दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगा और न ही ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के सामने भारत झुकेगा। आतंक की घटनाएं पहले भी देश में होती थी, लेकिन पहले आतंकवादियों के मास्टरमाइंड निश्चिंत होते थे और वो आगे की तैयारी में लगे रहते थे, उनको पता था कुछ नहीं होगा।
लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब हमले के बाद मास्टरमाइंड को नींद नहीं आती। उनको पता है कि भारत आएगा और मार के जाएगा। ये न्यू नॉर्मल भारत ने सेट कर दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, वैसे जब राजीव गांधी जी थे उस समय उनके जो एक डिफेंस का काम देखने वाले अमोस थे, उन्होंने जब मैंने सीडीएस की घोषणा की तो वो बहुत प्रसन्न होकर के मुझे मिलने आए थे और बहुत बहुत प्रसन्न थे वो। इस समय ऑपरेशन में नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों सेनाओं का जॉइंट एक्शन, इसके बीच की सिनर्जी, इसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के आज के एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।